तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड का फॉर्मूला सीरीज। इसमें हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर कोई नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे होंगे तो आप चैप्टर 1 से प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, उसको आप देख लीजिए। 10 मिनट का एक वीडियो, 15 मिनट का एक वीडियो लगभग है। तो आपका इससे हर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा गणित कवर में आ जाएगा। तो आज हम लोग का अध्याय 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का चर्चा करते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है कि अगर किसी बहुपद में जितना चर है उस बहुपद को हल करने के लिए उतने ही समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, ध्यान से देखो, इस बहुपद में क्या गो चर है, एगो x है, एगो y है ना। तो केवल एक हम तुमको समीकरण दे दिए, आपको हम एक समीकरण केवल दे दिए, तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है। इसको हल करने के लिए हमें और एक समीकरण देना पड़ेगा, तभी जाके ये सॉल्व होगा। समीकरण में जितने चर होते हैं उतने ही हम लोगों को समीकरण को हल करने के लिए समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे हम एक नोट पॉइंट के रूप में आप लोग को दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जितने चर होंगे उतने समीकरण चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे 3x प्लस में 1 बराबर में 2 हम यहाँ पर लिख दिए। तो इसमें एक चर है केवल, है ना, x। एक चर x है, तो इस x का मान हम तुरंत निकाल लेते हैं। 3x बराबर 2 माइनस 1, 3x बराबर में 1, तो x बराबर में 1/3। इस बहुपद का हल हो गया। एगो चर था, एगो समीकरण मिला, तुरंत सॉल्व हो गया। तो चलिए देखिए, समझते हैं। व्यापक रूप हम आपको बता दिए रैखिक समीकरण युग्म का। ये x का बगल वाला a1, y के बगल वाला b1, और एक अकेले जो अंक इंडिपेंडेंट अंक रहेगा वो c1, a2, b2 और c2। अब इसको नोट कर लीजिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। शुरू में ही रोक दिया, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा रहे तो हम लोग लिखते हैं केवल एगो हल होगा, केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। एक और केवल एक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, दोनों में से कोई भी हो। इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचते हैं तो प्रतिच्छेदी ग्राफ आता है। हम ग्राफ खींचकर भी आपको सिखाएंगे, 5 नंबर में एकदम ग्राफ आता ही आता है। उसके बाद ये वाला अभी चार्ट आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा, युग्म अविरोधी होगा, सबका हम अभी उपयोग करके दिखाने वाले हैं। दूसरा कंडीशन है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर तीनों लगातार धरले से बराबर हो जाए तो समझ लीजिए तीनों बराबर है एकदम, तो अनंत हल होगा। अनंत हल, अनंत हल है, अनेक हल है, अनगिनत हल है, तीनों एक ही बात है। इसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो पहला रेखा और दूसरा रेखा दोनों एक पे खींचाता है, तो संपाति जिसको बोलते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया, संपाति हो गया। इसका रैखिक युग्म आता है आश्रित। तीसरा कंडीशन है पहला अनुपात बराबर है दूसरा अनुपात के, फिर जैसे ही आगे बढ़ा तो तीसरा अनुपात रोक दिया वहीं पे, तो एक आगे बढ़ा मतलब बराबर हुआ, फिर अगला जैसे ही रोका तो वहां पे रोकते ही कोई हल नहीं है, मतलब आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है में ग्राफ हमेशा होता है समानांतर। एक L1 अगर मान लीजिए रेखा है, L2 रेखा है, तो दोनों आपस में समानांतर है ना। समानांतर हल किसको बोलते हैं? ग्राफीय रूप से हल का मतलब होता है वे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कटे, प्रतिच्छेद करे। जैसे देखिए, L1 रेखा L2 के साथ एक बिंदु पे कटा था, तो हम केवल एक बिंदु पे कटा था, तो हल कितना हुआ? एक। इस पे देखिए, L1 रेखा L2 रेखा पर एकदम चढ़ के, मतलब ओवरलैप है, हर बिंदु पे कट रहा है। यहाँ पे भी कट रहा है, 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 यहाँ पे भी, हर बिंदु पे कटते जा रहा है। तो इसका अनंत हल है, और इसमें कहीं नहीं कट रहा है, तो कोई हल नहीं है। इसका युग्म कैसा है? विरोधी है, जिसको असंगत बोलते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। समीकरण युग्म इतना और इतना है, तो असंगत अद्वितीय, हमें हल का प्रकृति पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 निकालेंगे। फिर इसको पहले निकाल लेते हैं। a1 कितना है? x के बगल वाला 1 है, 1 अपॉन इस x के बगल वाले 3, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2 निकाल लेंगे। b1 कितना है? 2, b2 कितना है? 6, काटेंगे 1/3। फिर c1 अपॉन c2 निकाल लेंगे। c1 कितना है? 6, 18, काटेंगे तो 1/3। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर है। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस केस में हम लोग कहते हैं अरे धरले से जा रहा है, तो अनेक हल होगा। के को किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का इतना और इतना संपाती होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, के का मान निकालने के लिए बहुत, मतलब ये एग्जाम में एक देगा ही देगा क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं। एकदम ऊपर वाला का उल्टा इसमें करना है। हमें सवाल में कह दिया क्या है? संपाती है। तो हम जो अभी आपको चार्ट लिखवाएं, उस चार्ट में जाके देखिए संपाती में क्या करना है।
तो समपाती में एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, तो अनेक हल है, तो अनेक हल में कौन सा कंडीशन लगता है, अनेक हल में कौन सा कंडीशन लगता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही ना। तो लगा देंगे a1 कितना है इस समीकरण का 1/a2 है 2 बराबर b1 है 2 बटा b2 है k, b2 की जगह क्या है k, हमारा k का एक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो आगे c1/c2 पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो k बराबर 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आ गया 4। तो आपने ट्राई कर लिया, हम हल करते हैं। k के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल है, हम चार्ट में देखेंगे अद्वितीय हल। एक हल में हम क्या करते हैं, हम करते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही करते हैं ना। a1 है 1/a2 है 3 नॉट इक्वल टू b1 है -2 अपॉन b2 है k। अब इसे हल करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, k बराबर -6 नॉट इक्वल टू का साइन रहेगा, तो हमारा यही आंसर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हल होंगे, हल पता करना है, तो हम लोग हल पता करने के लिए क्या निकालते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1 1/3 b1 2/6 काट दिए तो 1/3 आ गया, c1 कितना है 3/9, 3/9 काटा काटी करेंगे तो 1/3 आ गया, तो यहाँ फिर से तीनों सेम आ गया, तो लिख देंगे चूंकि a1/a2 ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो तुरंत आंसर मार दे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या अनगिनत हल होगा। तो चलिए हम लोग अब समीकरण को हल करने के विधियों को देखते हैं। समीकरण को हल करने के लिए कुल 4 विधियां हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन बोलते हैं, विलोपन या लुप्तीकरण, ब्रजगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो सबसे महत्वपूर्ण विलोपन विधि जो सबसे आसान है, हम केवल वही बताने वाले हैं आप लोगों को, और एक ग्राफीय विधि जो 5 नंबर में आता है। हमारे पास क्वेश्चन है, इसको विलोपन विधि या विक्षेपण विधि कहते हैं, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, विलोपन लुप्तीकरण विक्षेपण तीन नाम है एक विधि का। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम x के बगल वाले को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो अभी बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इस x के बगल वाले से समीकरण 1 में गुना कर देते हैं, और नीचे ऊपर वाले समीकरण के x के बगल वाले से नीचे वाले समीकरण में गुना कर देते हैं। तो देखिए गुना करने के बाद अतः हम लिखे हैं 4 दूनी 8 4 3 12 8 चक 32 4 दूनी 8 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। अब आगे क्या करेंगे, आगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 कर देते हैं, घटाव घटाव घटाव, तो ये दोनों कट जाएगा घटकर, ये दोनों भी कट गया यहाँ पे, तो कटने के बाद यहाँ पे बचा 0, अब बीच में बराबर, इधर इधर घटा देंगे तो आएगा 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 18। तो जो बिल्कुल बराबर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ कोई हल नहीं निकला, कोई हल नहीं है। जब भी इस तरह का हो जाए कि इधर का दोनों x और y दोनों एक साथ कट जाए, तो वो लिख देंगे कोई हल नहीं है। दोनों समीकरण का x के बगल वाले को बराबर करना है, एक जैसा करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले के x के बगल वाले से हम ऊपर में गुना कर दिए पूरा समीकरण में, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, फिर ऊपर वाले x के बगल से हम नीचे वाले समीकरण 3 से गुना कर दिए, तो 3 दूनी 6x 3 तिया 9 और 7 तिया 21। अब विलोपन विधि से हम दोनों समीकरण को घटा देंगे, जैसे यहाँ प्लस है तो हम घटाव देंगे, यहाँ घटाव दिए, पहले से घटाव मौजूद था, तो घटाव घटाव क्या बन गया प्लस, यहाँ घटाव। फिर से देखिए हम विलोपन विधि के माध्यम से प्लस था तो घटाव कर दिए, घटाव था तो प्लस कर दिए, प्लस था तो घटाव कर दिए। अब ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, जोड़ने 13 y बराबर घटा देंगे तो -11 आएगा, घटाने पे -11 आएगा, माइनस से कई सब प्लस में 10, घटाने पे -11। अब y का मान आ गया हमारा -11/13। इस y के मान को हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 कोई में रख देंगे, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 ले लेते हैं 3x प्लस। तो देखिए पूरा हल कर दिया आप, मेरा काम है पूरा तरीका को बताना, मान रख के आप खुद से हल कर सकते हैं, मान बढ़िया से रख दिया और आंसर मेरा x का मान इतना आया, y का मान इतना आया। तो कुछ इस तरीका से हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। तो चलिए तुरंत प्रतिस्थापन विधि को भी सीख लेते हैं। तो देखिए इसमें केवल पहले समीकरण को लेकर, जैसे हम समीकरण 1 ले लिए, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 ले लिए, अब समीकरण 1 में x का मान हम y के रूप में निकाल लेते हैं। देखिए 2x रख दिए, उधर घटाव में भेज दिए, x का मान निकाल दिए 5 - y/2,
अब इसके बाद इसी x का मान समीकरण 2 में जाकर रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 इसमें x की जगह पे 5 माइनस वाई बटा 2 रख दिए, सारा चीज उतार दिए। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके 2 आया, 2 के पहाड़ में 2, एक बार में ऊपर 1 से गुना करेंगे यही आ जाएगा। 1 के पहाड़ में 2, 2 बार में ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 6 बन गया। अब 5 का 5 हम उतार दिए, माइनस वाई माइनस 6, 6y तो हो जाएगा माइनस 7y बटा में 2 बराबर में 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 माइनस 7y उतर गया, गुना करके 2 आ गया। अब उधर हम 5 को घटा में भेज दिए, जोर में था तो माइनस 3 आ गया, माइनस 7y। अब y का मान निकाल लिए, भाग में भेज दिए, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आ गया। अब चूंकि यहाँ पे हम x का मान निकाल चुके थे 5 माइनस वाई बटा 2, इसी में हम y का मान लाके रख दिए, बस सॉल्व हो गया। तो 5, y का मान 3 बटा 7, एलसीएम ले लिए 35 माइनस 3 बटा में 7, ये ऊपर वाला बटा मतलब ऊपर वाला 7 नीचे 2 के साथ गुना में आ गया। अब 2 से कट गया 16 बार में तो 16 बटा 7, तो हमारा x आ गया, हमारा y आ गया। यही है प्रतिस्थापन विधि। तो हमारा अगला विधि है ब्रज गुणन विधि। ये अगर हमें सीधे कहता है ब्रज गुणन विधि से हल करें तो देखिए ब्रज गुणन विधि का ही पूरा फॉर्मूला है। अगर इसको आपको याद करना है तो यूट्यूब पे कैसे याद करें सर्च मारिएगा, आ जाएगा बहुत सारा वीडियो। तो इसमें हम लोगों को जरूरत रहता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो सभी हम लोग समीकरण में से देख देख के उतार लेते हैं। 2 3 माइनस 3 7 और 7 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से इस फॉर्मूला में हम मान रख देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 का, और x का वैल्यू निकालना अगर होगा तो x को इस समीकरण के साथ बराबर कर देंगे, y का निकालना होगा तो हम y को इसके साथ बराबर कर देंगे, और समीकरण को एकदम आहिस्ते आहिस्ते हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबरिया हमारा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। देखिए क्या करते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर दिया रहता है, तो ग्राफ पेपर में हमें पहले नहीं कुछ करना है, हम अपने आंसर कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे कि प्रश्न संख्या 8 का हल, और उसके बाद 2 समीकरण है, दोनों समीकरण को कॉपी पे नोट कर लेंगे। x प्लस 3y बराबर 6। अब इसके लिए पहले समीकरण के लिए हम लोग कॉपी पर ही सारणी बनाएंगे। सारणी किस तरह से बनाया जाता है, तो ऊपर x नीचे y, ऐसे डब्बा टाइप के 2 गो, पहला डब्बा दूसरा डब्बा। अब क्या करेंगे, x बराबर हम कोई मान रख देंगे, तो हमेशा पहले रखना है 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो इस समीकरण को नोट कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो x प्लस 3y बराबर 6, तो अगर x 0 रख देते हैं तो y कितना आ जाएगा, 6 बटा 3, काट देंगे तो कितना होगा 2, तो x 0 रखने पे y कितना आया 2। दूसरा बिंदु प्राप्त करते हैं, दूसरा बिंदु के लिए x हम कुछ बदल देते हैं, x 1 रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हम वही x का मान हम लेंगे ना यहाँ पे, ताकि वो 3 से कट जाए। अगर 1 ले लेते हैं तो 1 उधर घटाव में जाएगा, तो 6 में से 1 घटेगा तो 5, 5 3 से कटेगा नहीं, तो हम x को 3 लेंगे, 3 उधर जाके घटाएगा तो बनेगा, देखिए हम x को क्या लेंगे, x बराबर 3। क्यों लिए 3, 2 लेते तो 2 भी जाके घटता तो 4 आता, जो 3 से नहीं करता, तो हम x बराबर 3 लेंगे। तो x प्लस में 3y बराबर में 6 में 3 प्लस 3y बराबर 6, तो यहाँ पे y सॉल्व करने पे आ गया, उधर घटाव में गया 3 3 3 कट गया तो कितना आया 1, y आया 1। तो x हम 3 रखे तो y कितना आया 1। अब दूसरा समीकरण के लिए हम लोग सारणी बना लेंगे, ये दोनों काम आंसर कॉपी पे करना है। सारणी x y, इसमें भी उसी तरह मान रखेंगे। तो देखिए सारणी 2 में हम समीकरण 2 में x का मान 0 रख दिए, तो x का मान 0 रखने पे -3, y अपने आप सॉल्व करने पे -4 आ गया। अब इस -4 यहाँ पे लिख देंगे, x का मान 0 रखने पे y -4। अब फिर से हमें अगला बिंदु प्राप्त करने के लिए x का मान कुछ न कुछ रखना है। तो अगर हम यहाँ पे हम जांच करेंगे, मन में ही देखेंगे, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 2 को 1 से गुना करने पे 2 बनेगा, 2 उधर घटाव में जाएगा, 12 में से 2 घटा 10, 10 क्या 3 से कटेगा नहीं, तो x का वही मान रखेंगे जो उधर जाके घटने के बाद यहाँ पर 3 से कटने वाला बना दे। जैसे अगर 2 भी लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 घटा देंगे 12 में से तो आएगा 8, 8 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 3 रख के देखेंगे, 3 दूनी 6, हाँ तो 3 दूनी 6, 3 रखने पे उधर घटा में गया, घटने पे 12 6 आ गया, 6 3 से कट गया कितना बार में, -2 बार में, तो x 3 तो y -2। अब दोनों सारणी में पहला सारणी का हम एक बिंदु ले लेंगे 0, 2,
0 और 2, तो x में 0, x में 0, y में 2, यहाँ पर इस बिंदु का नाम है 0,2। फिर दूसरा बिंदु लेंगे 3,1, x में 3 और y में 1, इस बिंदु को। अब ये दोनों बिंदु को स्केल से एक सीधी रेखा के रूप में मिला देंगे तो हमारा पहला समीकरण का ग्राफ तैयार हो गया। इसका नाम लिख देंगे x + 3y = 6। अब सारणी 2 का पहला बिंदु 0,-4 इसमें खोजेंगे, x में 0, y में माइनस, यहाँ पर x में 0, y में माइनस, 3,-2 खोजेंगे तो x में 3 और y में -2 नीचे यहाँ पर। तो पहला बिंदु दूसरा बिंदु को फिर से मिला देंगे तो दूसरी समीकरण का ग्राफ खींचा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ एक बिंदु पे निश्चित रूप से, अगर आपका स्केल एकदम सही है तो एक बिंदु पे कटते रहेगा, वही बिंदु का नियामक निर्देशांक हमारा हल होगा। इसका नियामक या निर्देशांक क्या है? x में 5 और y में न ऊपर है ना नीचे, मतलब 0, तो 5,0 आंसर हो गया। तो यहाँ पे होता है हमारा संपूर्ण चैप्टर का सेवा समाप्त। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। और एक फॉर्मूला शीट के रूप में आप बनाकर इकट्ठे याद कीजिएगा और उस पर खूब भरपेट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। मैथ में बगैर पेन चलाए हुए कुछ नहीं होता है। तो बेस्ट ऑफ लक।